नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और ये केमिस्ट्री ऑप्शनल का यूपीएससी के लिए जो केमिस्ट्री ऑप्शनल का जो पेपर होता है उसकी लेक्चर सीरीज चालू है दोस्तों। और उसका ये छठा लेक्चर रहने वाला है। हालांकि मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा मेरा अरेंजमेंट आपको अच्छा नहीं दिखेगा, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आपको क्वालिटी जो है अच्छी मिलने वाली है, इसमें कोई डाउट ना रखिएगा। ठीक है। तो आपने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि रेलिक जीन्स लॉ जो है वो किस तरीके से उसने रेलिक और जीन्स ने जो है डिराइव किया था, जिसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स रो इज इक्वल टू 8 पाई KT अपॉन लेमडा टू द पावर 4 आता था। और जिसमें जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, आपको सभी को पता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होता है। जैसे मैं वेवलेंथ का कोई पट्टा लेता हूँ, देखिए दोस्तों, बहुत क्लियर आपको रहना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो ये कहता है कि एनर्जी कंटिन्यूस होती है। मुझे एक बात बताइए, जब भी एनर्जी कंटिन्यूस होगी, ठीक है, जब भी एनर्जी कंटिन्यूस होगी तो क्या उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स होंगे? जब भी एनर्जी कंटिन्यूस होगी तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स नहीं होंगे दोस्तों, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स होंगे। समझ में आ रही है बात? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आप नंबर 1 लिया और आपने नंबर 5 लिया, तो 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 और 5 ये जो नंबर्स है, इनके बीच में अगर मैं आपको कहूँ कि इंटीजर्स कितने हैं 1 और 5 के बीच में, तो 1 और 5 के बीच में कितने इंटीजर है? 2 3 और 4, तीन इंटीजर है। 1 1 to 5 के बीच में तीन इंटीजर है, 2 3 और 4। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 5, तो रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 5 तो इनफाइनाइट होंगे ना दोस्तों, क्योंकि रियल नंबर क्वांटाइज नहीं है, जबकि इंटीजर क्वांटाइज्ड है। इंटीजर क्यों क्वांटाइज्ड है? क्योंकि 1 1 का डिफरेंस है। 1 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में 3 आएगा, मतलब साबुत साबुत नंबर आएंगे। तो उसी तरीके से जब मैं कहता हूं कि लैम्बडा से डी लैम्बडा के बीच में एनर्जी स्टेट्स कितनी होगी, मतलब वेवलेंथ लैम्बडा से लेके वेवलेंथ लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा, मतलब कि एक डी लैम्बडा चौड़ाई का पट्टा लिया मैंने, तो डी लैम्बडा चौड़ाई के पट्टे में जो एनर्जीज होगी, वो एनर्जीज जो होगी अगर क्वांटाइज्ड रही तो फाइनाइट होगी, और अगर क्वांटाइज नहीं रही तो इनफाइनाइट होगी। ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो वही है। तो इसमें प्रॉब्लम दरअसल ये हो रही है रेलिक जीन्स लॉ में, कि रेलिक जीन्स लॉ जो है ये बेसिकली क्लासिकल अजम्पशन पे चल रहा है। और क्लासिकल अजम्पशन पे चलना यानी कि अपने आप में कैटास्ट्रोफ है। और कैटास्ट्रोफ इसलिए है कि मैं आगे आपको जो बताने वाला हूं उसके हिसाब से अब देखिएगा कैटास्ट्रोफ कैसे नहीं है, कैसे है, आई मीन कैसे कैटास्ट्रोफ है, ये देखिएगा। क्योंकि वो ये कहता है कि कोई भी अगर एनर्जी म्यू का अगर हमें रेडिएशन मिलता है तो उस फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर जो है वो एक्साइट हो चुका है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्लासिकल अजम्पशन की वजह से सारा का सारा स्पेक्ट्रम कवर होगा दोस्तों। ओके, लेट मी हैव सम वाटर, नहीं तो पिछले लेक्चर की तरह इसमें भी खांसी हो के मैं लेक्चर बंद करना पड़ जाएगा। तो जस्ट अ मिनट। यस। सो मैं ये कह रहा था कि जो जैसे आप सभी को जानते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में उसने ये कंसिडर किया कि जैसे मैं तवे पे अगर तवे को गर्म करूं, स्टोव से अगर मैं तवे को गर्म करूं, तो क्लासिकल फिजिक्स ये कहता है कि राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टिल द एंडिंग सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज ऑसिलेट होगी। समझ में आ रही है ना? तो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज अगर ऑसिलेट हो जाएगी तो भैया पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही एमिट होगा। तो फिर इसमें प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों कि मान लीजिए सारे के सारे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सारे का सारा पट्टा ही अगर एक्साइट होता है, तो मान लीजिए मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे भी तो कुछ कुछ ना कुछ एक्साइटेशन होता है ना? अगर क्लासिकल की मैं बात मानूं तो सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज में एक्साइटेशन होना चाहिए। तो रूम टेम्परेचर में भी तो कुछ ना कुछ एक्साइटेशन होता है ना, बिना मतलब तवे को बिना स्टोव के गर्म किए भी कुछ ना कुछ एक्साइटेशन होता है उसमें। अगर वो एक्साइटेशन की मैं बात करूं तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही ग्लो होना चाहिए, निकलना चाहिए, एमिट होना चाहिए। तो फिर तो अगर मैं डार्क में तवे को रख दूं तो डार्क में भी तवा ग्लो होना चाहिए इसका मतलब। और अगर डार्क में भी तवा ग्लो होना चाहिए इसका मतलब तो कभी डार्कनेस होनी ही नहीं चाहिए।
तो रेलिक जीन्स लॉ इस तरीके से फेल होता है दोस्तों, और इसी को कहते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। ठीक है, इसी को हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। ठीक है, तो देखिए पहले तो रो इज इक्वल टू 8 पाई के टी बाय लैम्डा टू द पावर 4 हो गया, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट हो गया। और के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, डी ई इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी है। अभी बताया मैंने एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। एनर्जी डेंसिटी मतलब जो एनर्जी स्टेट्स है, जैसे मान लीजिए 700 एंगस्ट्रॉम से लेके 700 एंगस्ट्रॉम से लेके 701 एंगस्ट्रॉम के बीच में ये जो वेवलेंथ है, 700 एंगस्ट्रॉम से लेके 701 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो वेवलेंथ है, इसमें डी लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। 700 से 701, तो 701 में से 700 को उड़ाओगे तो क्या आएगा, डी लैम्बडा आएगा। डी लैम्बडा कितना आएगा, 1 एंगस्ट्रॉम। अब मान लीजिए ये 1 एंगस्ट्रॉम में 5 एनर्जी स्टेट्स है, क्वांटाइज्ड वाले 5 एनर्जी स्टेट्स है। तो क्वांटाइज वाले 5 एनर्जी स्टेट्स बोले तो एनर्जी डेंसिटी कितनी हो गई, 5। ठीक है, तो वो हो गई एनर्जी डेंसिटी। समझ में आ रही है बात आपको। और ये खैर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हुई। एनर्जी डेंसिटी मतलब वो जो 5 एनर्जी स्टेट्स है वो जूल में जितनी एनर्जी होगी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी हो गई। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और एनर्जी डेंसिटी में डिफरेंस आप समझ लीजिएगा, बहुत क्लियर है। देखिए जब भी आप डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को स्पेक्ट्रम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब देखिए डी डी ईटा काय के बराबर है, डी ईटा बराबर है एनर्जी डेंसिटी के। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, डी ईटा काय के बराबर है डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी के। और एनर्जी डेंसिटी और इसके बीच में क्या रिलेशन है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रम। विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रम मतलब किस वेवलेंथ से किस वेवलेंथ तक। ठीक है, तो 700 से 701 एंगस्ट्रॉम के बीच में बोला मैंने, तो 1 की विड्थ हो गई, 1 एंगस्ट्रॉम की विड्थ हो गई। तो जो विड्थ हो गई वो डी लैम्बडा से दिखाते हैं। तो डी लैम्बडा को जब मैं विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रम यानी कि डी लैम्बडा को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स से, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स से जब डी लैम्बडा को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी आएगी एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मेरी निकल के आएगी। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है ये आगे का डेरिवेशन जो है कुछ इस तरीके से दिखता है कि यदि मुझे, आप सभी जानते हैं इस चीज को भली भांति इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। देखिए जहाँ पे मेरा माउस है वो वाले इक्वेशन को देखिए, ये वाले जहाँ पे मैं माउस हिला रहा हूँ ना, वहां पे देखिए वो वाले इक्वेशन को देखिए। अब ये वाला इक्वेशन कैसे आया, देखिए दोस्तों, देखिए जब भी इंटीग्रेशन कब यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो छोटे छोटे टुकड़े को जब हम ऐड करते हैं ना, बेसिक मैथ्स में ये होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों को जब हम ऐड करते हैं तो जो बड़ा रूप जो आता है उसके लिए हमको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो डी डी ई मतलब छोटी छोटी एनर्जी की ऐसी कैप्सूल होंगी। छोटी छोटी एनर्जी की कैप्सूल को जब मैं पूरे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करूंगा, ओवर एंटायर वॉल्यूम, इसलिए यहाँ पे ये इल्ली का सिंबल मतलब इंटीग्रेशन का सिंबल और यहाँ नीचे वी लिखा है। ठीक है, क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि पूरे वॉल्यूम पे मैं जो है एनर्जी डेंसिटी निकाल रहा हूँ। वॉल्यूम कहाँ से आया, वॉल्यूम यहाँ से आया कि आप जो जो आयरन का जो आपने पैन ले रखा था, वो आयरन के पैन में उसका कुछ वॉल्यूम है, मतलब उसके अंदर जो माल पानी है उसके अंदर की हम बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो वॉल्यूम है उसमें पूरे के पूरे वॉल्यूम पे अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल तवे की मुझे एनर्जी मिल जाएगी, तो ई हो जाएगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होल V ओवर डी ईटा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या हुआ, ये एनर्जी डेंसिटी निकल के आ गई, इससे टोटल एनर्जी डेंसिटी। ओके, पूरे के पूरे तवे की एनर्जी डेंसिटी आ गई। और ये एनर्जी डेंसिटी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा वॉल्यूम से, जब मैं इस एनर्जी डेंसिटी को मल्टीप्लाई करूंगा वॉल्यूम से, देखिए एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या है, एक क्यूबिक मीटर में कितनी एनर्जी है, वो एनर्जी डेंसिटी हो गई, अभी बताया था मैंने। अब एक क्यूबिक मीटर में मान लीजिए 100 जूल एनर्जी है, एक क्यूबिक मीटर में मान लीजिए 100 जूल एनर्जी है, और ऐसे 10 क्यूबिक मीटर है मेरे पास। 10 क्यूबिक मीटर मतलब 10 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम है, तो उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 निकल के आएगा। तो देखिए वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। ठीक है, डेंसिटी आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल मास होता है ना। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है।
तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में मास किस चीज को मेजर कर रहे हैं? मास मतलब मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में जो मास हम मेजर कर रहे हैं वो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए मास यूज होता है ना, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में जो मास है वो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है। तो मुझे अगर ये पता है डेंसिटी के रूप में कि इतना इतना ग्राम एक क्यूबिक मीटर में है, एक क्यूबिक मीटर में इतना इतना ग्राम है, तो 100 क्यूबिक मीटर का अगर टोटल वॉल्यूम है तो 100 क्यूबिक मीटर में कितना ग्राम होगा, मतलब टोटल मास हम निकाल सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी डेंसिटी होगी। क्योंकि टोटल एनर्जी की एनालॉजी आप इससे लगा सकते हैं कि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर की जगह पे टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर की जगह पे हम क्या मेजर कर रहे हैं? टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। और जब हम टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं तो इधर जो इक्वेशन है इसमें सादी डेंसिटी नहीं आएगी। सादी डेंसिटी मतलब तो मास अपॉन वॉल्यूम वाली डेंसिटी होती है, सादी डेंसिटी ना आके एनर्जी डेंसिटी आएगी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू एनर्जी डेंसिटी। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। और तो ये देखिए, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आया। अब देखिए देखिए जो शॉर्टर वेवलेंथ जो होते हैं ना, जो ये एक्सपेरिमेंटल देखिए और ये रेलिक जीन्स लॉ के अकॉर्डिंग देखिए, आपको शायद क्लियर दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ठीक है, देखिए तो जो रेलिक जीन्स लॉ है ना वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाता है। किस तरीके का? ये देखिए मेरा माउस जहां जा रहा है ना, मेरा माउस जहां जा रहा है वो उस तरीके का जो है वो रेलिक जीन्स लॉ जो है दिखाता है। देखिए मैं ब्राइटनेस भी बढ़ा दी थोड़ी। ये देखिए ये रेलिक जीन्स लॉ जो है ना ये इस तरीके का ग्राफ बनता है कि किस ये जो इस तरीके का जो ग्राफ दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये डिक्रीजिंग वाला, ये कौन से इक्वेशन से आता है तो वो भी दिखा देता हूं आपको। जो ऊपर में जो इक्वेशन था ना, जो ऊपर में जो इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन? दिस वन, रो इज इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्बडा टू द पावर 4। ये इक्वेशन को अगर मैं प्लॉट करूं तो ये रेलिक जीन्स लॉ का कुछ इस तरीके से ये ग्राफ निकल के आता है। बट हमको पता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसमें जब हम एनर्जी डेंसिटी को वेवलेंथ के अगेंस्ट जब हम प्लॉट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल कुछ इस तरीके से आता है दोस्तों, ये इस तरीके से। ठीक है, देखिए लिखा भी है वहां पे एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ये इस तरीके से आता है। ठीक है, इस तरीके से। तो तो देखिए ये क्या बोलता है, तो रेलिक जीन्स लॉ प्रेडिक्ट्स एन इनफाइनाइट एनर्जी डेंसिटी ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो रेलिक जीन्स लॉ क्या बोलता है कि जो एनर्जी डेंसिटी जो होती है शॉर्ट वेवलेंथ पे, शॉर्ट वेवलेंथ मतलब क्या? शॉर्ट वेवलेंथ मतलब ज्यादा एनर्जी। समझ में आ रही है बात आपको? E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा होता है। तो शॉर्ट वेवलेंथ मतलब लैम्बडा छोटा मतलब एनर्जी ज्यादा। तो इनफाइनाइट एनर्जी डेंसिटी बताता है शॉर्ट वेवलेंथ पे, मतलब शॉर्ट वेवलेंथ मतलब ज्यादा एनर्जी पे इनफाइनाइट एनर्जी डेंसिटी बताता है। जबकि होता क्या है दोस्तों, देखिए जो रेलिक लॉ बता रहा है ना ये इनफाइनाइट एनर्जी डेंसिटी क्यों बता रहा है वो भी आपको बताता हूं मैं। इनफाइनाइट एनर्जी डेंसिटी वो इसलिए बता रहा है दोस्तों क्योंकि वो क्लासिकल अजम्पशन है, रेलिक जीन्स लॉ का क्लासिकल अजम्पशन है। तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि क्लासिकल में एनर्जी स्टेट्स क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट क्यों होती है क्लासिकल में? आपको अभी बताया था मैंने। जैसे मान लीजिए 1 to 5 की मैं बात करूं, 1 से लेके 5 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं बोलूं, तो आप क्या बोलोगे? 1 से लेके 5 के बीच में 2, 3 और 4, ये 3 इंटीजर आते हैं, ये आप कहेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से लेके 5 के बीच में कितने रियल नंबर आते हैं, तो 1 से लेके 5 के बीच में रियल नंबर कितने आएंगे? 1.1 भी आएगा, 1.01 भी आएगा, 1.001 भी आएगा, 4.99 भी आएगा, 3.5 भी आएगा। तो ये तो इनफाइनाइट हो गए। समझ में आ रही है बात आपको? तो रेलिक जीन्स लॉ जो है ये इनफाइनाइट एनर्जी डेंसिटी क्यों प्रेडिक्ट कर रहा है शॉर्ट वेवलेंथ पे? क्योंकि रेलिक जीन्स लॉ जो है ये क्लासिकल को फॉलो करता है और क्लासिकल के हिसाब से एनर्जी जो है 1, 2, 3, 4 ऐसी क्वांटाइज नहीं होती। क्लासिकल के हिसाब से, क्लासिकल के हिसाब से क्या होता है? 1 के बाद में 1.001 भी आएगा, 1.002 भी आएगा, 1.003 भी आएगा, ऐसे इनफाइनाइट जाएंगे। तो क्लासिकल इसलिए फेल हो जाता है और इसलिए रेलिक जीन्स लॉ जो है ये एनर्जी डेंसिटी जो है शॉर्ट वेवलेंथ पे इनफाइनाइट बताता है। जबकि शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि ज्यादा एनर्जी पे जो एनर्जी डेंसिटी है वो इनफाइनाइट नहीं होती, फाइनाइट होती है। और ये जो है ये महाशय इनफाइनाइट बताते हैं, इसलिए इनका ग्राफ जो है ये इस तरीके से आता है, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। समझ में आ रही है बात आपको?
तो ये हो गया ना, ये हो गया। देखिए फिर फॉर रेलिक जीन्स लॉ इन क्लासिकल फिजिक्स क्वाइट सक्सेसफुल एट लॉन्ग वेवलेंथ। हाँ, और ये चीज आपको बताता हूँ दोस्तों, रेलिक जीन्स लॉ जो है ना, ये लॉन्ग वेवलेंथ पे क्वाइट सक्सेसफुल है। लॉन्ग वेवलेंथ मतलब शॉर्टर एनर्जीज। शॉर्टर एनर्जीज देखिए ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है। अब जैसे मैं वेवलेंथ बढ़ाऊंगा तो एनर्जी कम होगी, और लेसर एनर्जीज के लिए रेलिक जीन्स लॉ अप्रोक्सीमेटली फिट बैठता है। देखिए ये आखिरी आखिरी में अगर आप यहाँ देखेंगे जहां मैं माउस हिला रहा हूं, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये कोइंसाइड हो रहे हैं थोड़े थोड़े। तो कोइंसाइड होने का मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो रेलिक की जो वैल्यू है वो जो है कोइंसाइड कर गई। तो मैं क्लियरली ये कह सकता हूं कि जो रेलिक जीन्स लॉ है ये क्लासिकल के कारण, क्लासिकल बताने के कारण उसकी इनफाइनाइट एनर्जी स्टेट्स आती है निकल के, इनफाइनाइट एनर्जी स्टेट्स निकल के आती है। तो जो हायर वेवलेंथ होती है उसके लिए तो ये काम कर जाता है। हायर वेवलेंथ बोले तो कम एनर्जी पे तो ये फॉर्मूला काम कर जाता है। कौन सा फॉर्मूला बताइए? ये जो ऊपर जो है, ये जो अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, ये फॉर्मूला, ये वाला जहां पे मैं माउस हिला रहा हूँ ना, उसको देखिए, ये फॉर्मूला काम कर जाता है। लेकिन जब वेवलेंथ छोटी होती है, ठीक है, जब वेवलेंथ कम होती है मतलब एनर्जी हायर होती है, तब ये जो कंसेप्ट है काम नहीं करता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो हायर वेवलेंथ है ये जीरो है मान लीजिए, तो इधर साइड वेवलेंथ बढ़ेगी, तो इधर साइड जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो हायर वेवलेंथ के साथ में देखिए ये कोइंसाइड हो रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना? तो आपको बात समझ में आ गई। तो ये था दोस्तों फेल्योर क्लासिकल फिजिक्स का, ठीक है। और मेरा गला थोड़ा खराब है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ। तो ये 6th लेक्चर था दोस्तों, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, 7th लेक्चर भी बहुत जल्द आने वाला है। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।